नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा इस लिहाज से बेहद खास हो रहा है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों में वैश्विक संकट गहरा रहा है और वैश्विक संकट में किस तरीके से ईरान फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आज इसी पर हम करने वाले हैं बड़ी बहस। दरअसल रण क्षेत्र में आज सवाल सीधा है। सवाल ये कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता अब ईरान की जागीर बन गया है? क्या तेल के रास्ते पर टैक्स के नाम पर जबरन वसूली शुरू हो चुकी है? दुनिया का वो रास्ता जिससे 20% तेल गुजरता है, आज उसी होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने क्या आर्थिक ब्लैकमेलिंग का हथियार बना दिया है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट से कह रही हैं कि ईरान जहाजों से $2 मिलियन, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, वहां से जो जहाज गुजर रहे हैं, उनसे वो $2 मिलियन यानी लगभग 20 करोड़ मांग रहा है। तेल चाहिए तो पैसा दो, और अगर पैसा नहीं तो रास्ता बंद हो जाएगा। ये कोई टैक्स नहीं है, ये है समुद्री फिरौती। ईरान के नेताओं ने खुद ये कहा है, ईरानी सांसद ने ये कहा कि होर्मुज पर नियंत्रण का इस्तेमाल करके दुनिया को झुकाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा। मतलब साफ है, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की साजिश है। एक तरफ तो ये खबरें आ रही है कि $20 लाख दो तभी जहाज गुजरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, भारत में ईरान के दूतावास की तरफ से क्या बयान आया। कहा गया कि नहीं जी, हम तो कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ये अफवाहों का बाजार है। लेकिन सवाल यही है कि जब धुआं उठता है तभी जब आग कहीं लगी हो। अगर वसूली नहीं हो रही है तो खबरें क्यों आ रही हैं? और अगर हो रही है तो फिर ईरान सच क्यों छुपा रहा है? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या कर रहा है इस वैश्विक संकट में? जहां अमेरिका, यूरोप के जहाज फंसे हुए हैं, भारत झुका नहीं है, भारत डरा नहीं है, भारत डिप्लोमेसी से रास्ता निकाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में भी खुलकर हर परिस्थिति पर बड़ी बातें रखी है। भारत लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के संपर्क में है। कोशिश एक ही है कि युद्ध रुके, होर्मुज खुला रहे, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। और यही भारत की ताकत है, संवाद से समाधान। जहां ईरान रास्ता रोक रहा है, वहीं भारत बातचीत से अपने जहाजों के लिए रास्ता निकाल रहा है। अब तक 16, 17, 18 मार्च को 3 जहाज भारत आ चुके हैं, 2 बहुत जल्द ही आने वाले हैं। और इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि जो फंसे हुए जहाज हैं, जो 22 जहाज फंसे हुए हैं, वो भी बहुत जल्द भारत पहुंच जाएंगे। तो भारत में भी अफवाहों का बाजार ना गर्म किया जाए, क्योंकि भारत सरकार जो वैश्विक संकट से परिस्थितियां उठी हुई है, उसके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत के जहाज सुरक्षित निकले हैं, भारत की ऊर्जा सप्लाई भी जारी रखी जा रही है। भारत संकट में समाधान देने वाला देश बन रहा है। तो ऐसे में रण क्षेत्र में आज सवाल बड़े हैं। सवाल ये कि क्या ईरान दुनिया से समुद्री टैक्स वसूलना चाह रहा है और इस सच्चाई को छिपा रहा है? क्या ये आर्थिक आतंकवाद नहीं है तो और क्या है? और क्या अब दुनिया को ईरान के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत आन पड़ी है? खुलकर करेंगे इस पर बात। कुछ ही देर में आज के खास अतिथि हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। हम ब्रेकिंग भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले भारत का पक्ष क्या है, चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं ये हम आपको सुनाएं। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध से तेल बाजार में उछाल की खबरें आ रही है। तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बढ़ चुकी है। हमलों के कारण निवेशकों में अनिश्चितता है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में फिर से तेजी का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपके सामने हम इस वक्त रख रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध का सबसे बड़ा असर अगर कहीं पड़ रहा है तो वो ऑयल मार्केट है। कई देशों के लिए ऊर्जा महंगी होने की संभावना बढ़ गई है और इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा दबाव बन रहा है। 5 दिन
हमले स्थगित करने के दावे का असर भी नजर नहीं आ रहा है। जो सीमित करने का ट्रंप ने कहा था कि 5 दिन के लिए हम हमला रोक रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई देशों के लिए ऊर्जा महंगी होने की संभावना है। तो लगातार तेल बाजार में किस तरह से तेजी आ रही है, दाम कैसे बढ़ रहे हैं, ये तो आपके सामने रख ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर ईरान की तरफ से यह आर्थिक वसूली की जाती है तो ये दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगा, इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयता और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ इस वैश्विक संकट में समाधान कैसे निकाल रहे हैं, सरकार किस योजना के तहत काम कर रही है, कैसे रणनीति आगे बढ़ रही है, कूटनीतिक और संवाद की रणनीति कहां लेकर जा रही है समाधान की ओर, इस पर आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि भारत इस संकट में समाधान संवाद के माध्यम से ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसी खबरें आ रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से अगर टैक्स लेगा, अगर ये जजिया काइंड ऑफ चीजें लेगा, तो फिर ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है। और अगर इस बात में सच्चाई है, हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि ये गलत है, अफवाह है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगी कि जिस तरीके से लगातार बयानों की झड़ी लगी हुई है, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं से इस बात के संकेत दे रही है कि आने वाले समय में ये परिस्थिति अगर बन जाती है तो वाकई चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। हमारे साथ आइए इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानकारी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं और प्रमुखता से अपनी बातें रखते हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अरविंद तेजावत जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रियदर्शी रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत सुरेश सर आपके साथ ही करना चाहती हूं। हालांकि इस मुद्दे पर आज 25वां दिन है और कई बार हम लोग इस तरीके का पैनल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बात कि अभी जिस तरीके से ईरान की तरफ से ये दावे किए गए, ईरान के एक सांसद ने यह दावा किया कि भाई अब तो जहाजों से भी टैक्स लिया जाएगा,
तो अगर ये परिस्थिति बन रही है तो क्या ये एक ब्लैकमेलिंग नहीं है? ईरान दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है? कैसे लेते हैं आप इसे? नमस्कार लावनी जी। नमस्कार सर। अब मैं काफी अरसे के बाद में आपके चैनल पर आ रहा हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ। काफी सारे डिस्कशन होते रहते हैं। आपने जो ये मुद्दा उठाया है कि क्या ईरान वाकई में ये जो जहाज वहां से निकल रहे हैं उनसे जो $2 मिलियन एक टोल की बात कर रहे हैं या जाजिया का आपने नाम दिया, क्या वो वाकई में उचित है, मुनासिब है या नहीं है? अगर देखिए वाकई में इस तरह का टैक्स लिया जाता है तो उसका असर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, भारत जैसा देश है, उसके ऊपर काफी पड़ेगा और हमको बुरा लगेगा, काफी बुरा लगेगा कि एक जो फ्रेंडली कंट्री है उसके जहाजों से इस तरह का टैक्स वसूला जा रहा है। लड़ाई हो रही है दो के बीच में, उसके बीच में जो चक्के के बीच में घुन पिसता है, वो हाल हमारा हो रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो $2 मिलियन टैक्स के बारे में ये नैरेटिव आया है, इसका सोर्स कहाँ से है? ये आपने जिक्र किया ईरान की संसद का, ईरान की लीडरशिप का। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसके बारे में वाकई में ईरान के किसी लीडर ने या ईरान के किसी पार्लियामेंट में ये जिक्र किया गया कि जो पार्लियामेंट पे नहीं है सर, लेकिन ईरानी सांसद हैं अलाउद्दीन बेरुजेर्दी, उनका स्टेटमेंट आया और उसके बाद से ये खबर बनती चली गई। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ भी काफी सांसद हैं, बयान देते रहते हैं, पर्सनल तौर पर भी, आधिकारिक तौर पर भी। जब पर्सनल तौर पर बयान दिए जाते हैं मैं उनको ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर, उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि जो दिक्कतें होंगी निकलने में, जो दुश्मन देश मुल्क है उनके जहाजों को निकलने के लिए मुश्किल होगी। जो उनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको वहां से जहाज से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये है। तो ये जो एक नैरेटिव शुरू कर दिया गया है एक किसी के बयान पर, ये बयान जो आया है मेरे ख्याल है ये भी कहीं से पहले नैरेटिव शुरू हो चुका था। बहरहाल जो भी है, तो ये नैरेटिव है, ये इसके बारे में आधिकारिक घोषणा कोई नहीं। नंबर 1। नंबर 2, चाहे ईरान इस बारे में कुछ कहे या नहीं कहे, लेकिन अगर ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं और ईरान जवाबी अटैक कर रहा है, मिसाइल जा रहे हैं और वो मिसाइल जो है स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के अक्रॉस भी जा रहे हैं, तो दूसरी चीज ये है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, जैसे कि रेड सी में हुआ था, चाहे यमन ने घोषणा की हो या नहीं की हो, किसी ने कहा हो या नहीं कहा हो, जैसे ही रेड सी में ये झगड़े शुरू हुए वहां से जहाजों ने निकलने में आनाकानी शुरू कर दी थी। और यही हाल यहाँ पर स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में है कि जहां पर ये युद्ध का एक वातावरण शुरू हुआ, जहाजों ने वहां से निकलने में आनाकानी शुरू कर दी है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बहुत बढ़ गया है, दिक्कतें हो रही है। तो जहाजों को निकलने के लिए जो सिक्योरिटी चाहिए होती है, जो एक सेफ वातावरण चाहिए होता है, वो नहीं है और उससे वहां पर जो ट्रेड है, ट्रांजिट है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। इसके ऊपर कोई शक की बात नहीं है। और हमारे लिए अच्छा यही है कि युद्ध जितना जल्दी समाप्त हो अच्छा हो, ताकि फिर वहां से जहाज निकलने शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि देखिए युद्ध की स्थिति किसी के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर अगर मैं कहूंगा युद्ध की स्थिति सही नहीं है, युद्ध शुरू किया गया क्यों, क्या वजह थी? 28 फरवरी से पहले, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन जो खबरें आ रही थी 28 फरवरी से पहले, खबरें ये आ रही थी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर ईरान ने यूएसए की ज्यादातर कंडीशंस के ऊपर एग्री कर लिया है और खाली उनके एग्रीमेंट के ऊपर साइन होने बाकी हैं। और फिर 28 फरवरी को वहां पर यह हमला हुआ यूएस का और इजराइल का, और उस हमले के वक्त ये किया गया कि जो 3 कंडीशंस हैं उनकी, कि इजराइल के क्यों ये शुरू हुआ है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, और वहां का एक जो सरकार है, रिजीम चेंज,
उसको बदला जाए। अब भाई देखिए, रिजीम चेंज करने के लिए आप मदुरो को उठा करके ले आए, वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। तो आप अगर खमानी को उठा करके ले जाए, खुमैनी की डेथ हो गई, असैसिनेट कर दिया, कोई दूसरा खुमैनी आ गए, उनका जो मोज़ाइक स्ट्रक्चर है वो काम कर रहा है। ये किसी ने नहीं सोचा था पहले कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ जो मेजर ट्रेड रूट है उसके ऊपर इंपैक्ट होगा, दिक्कत होगी, और ईरान उसका फायदा उठाएगा। अगर ये मैं साफ बोलता हूं, देखिए, अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान जो भी लीवरेजेस उसके पास में है उनको काम में लेगा, बचाएगा अपने आप को। वो क्यों, अगर गल्फ में किसी कंट्री से, किसी अमेरिकन एयर बेस से अटैक होता है तो क्या अटैक नहीं करेगा वो? क्या मैं खाली वजह बता रहा हूं कि युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए एक वाजिब एनवायरनमेंट बनना जरूरी है। दोनों की बात को समझना जरूरी है कि दोनों को शिकायतें क्या है। एक बेटर एनवायरनमेंट, और इस एनवायरनमेंट में संवाद से समाधान, जैसा कि भारत कह रहा है। और सुरेश सर ने जो कहा, मैं उसी पॉइंट को प्रोफेसर आपके पास लेकर आ रही हूँ कि देखिए, ईरान कहीं ना कहीं से फायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। देखिए, हमला हुआ तो अटैक होगा, एक दूसरे पर ये जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, ये सिलसिला भी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता क्योंकि संवाद नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नैरेटिव और परसेप्शंस का खेल जो चल रहा है। अगर ये बात कही जाती है कि एक सांसद ये कहते हैं कि भाई अब तो पैसे वसूले जाएंगे, तो हमारे यहाँ भारत में भी होता है, विपक्षी पार्टी का कोई एक नेता कहता है और ये कह दिया जाता है कि ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो होता है उस पार्टी का पूरा स्टेटमेंट। सिर्फ ये कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। ये तो समझना होगा कि ईरान इस पूरी की पूरी स्थिति का फायदा उठाएगा, होर्मुज पर नियंत्रण करके दुनिया के सामने वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश करेगा। प्रफुल्ल सर, थैंक यू लावनी जी अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैंने जो एम्बेसडर साहब ने अभी बोला उनकी पूरी बात से सहमत हूँ, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान ने ये स्टेटमेंट दी है तो ईरान ऑफिशियली स्टेटमेंट देगा। ये दबी जबान में छुपे छुपे साइड इश्यूज थोड़ी बन के बोलेगा। वो कहेगा, जो हर एक चीज को ओपनली बोल रहा है, तो इसमें बोलने में से क्या हर्ज है कि मैं सबसे जजिया चार्ज करूंगा? नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि इसमें सच्चाई है। हालांकि इसकी तहकीकात की जा सकती है, पता किया जा सकता है। अगर किसी ने इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बनाई है, पता नहीं, ये किसी मीडिया ने डाला है इसको, ये भी पता नहीं है, तो इसका तो पूरा जरा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है, जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जो बहुत ही नैरो स्ट्रेट है, एल्बो जैसा बिल्कुल है। और एक जो थ्योरी बन रही थी कि हम स्ट्रेट को बैटलशिप्स एंड वॉरशिप से ईरान से को कंट्रोल कर लेंगे, वो गलती करेंगे जो 125 साल पहले स्टेट ऑफ डार्डनेस में की थी, जिसमें चर्चिल अपनी नौकरी खोने लगा था, जो ग्रेट ब्रिटेन की और एलाइज की बहुत लंबी हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। वो स्टेट ऑफ डार्डनेस की बात थी। वो जितने भी शिप्स लगाओ, आप कुछ भी करो, अगर आपकी ग्राउंड फोर्सेस बैठी हैं ग्राउंड के ऊपर, तो आप उनको कभी सबड्यू नहीं कर सकते वॉरशिप्स के गन्स के साथ में या मिसाइल्स के साथ में। मिसाइल उधर भी हैं, तो और सैटेलाइट रशिया चाइना दे रहा है, तो एक किस्म से कंट्रोल पूरा अच्छा है जो हॉर्मुज में ईरान का बैठा हुआ है, वो जरूरी है। अब बात आती है कि ईरान उस पर कितना कंट्रोल लगाएगा। तो ईरान कंट्रोल करेगा जब तक ईरान पे हमला हो रहा है। ईरान पे अगर हमला होता रहेगा तो वो उन्हीं जहाजों को, जो उनकी कंट्री के जहाज वहां से गुजर रहे हैं, उन पर रोक ही नहीं लगाएगा, उनको डुबोएगा भी। तो ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। आप भी वही करेंगे, मैं भी वही करूंगा अगर कोई हमारे साथ ऐसी बात है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अचंभे की बात भी नहीं है। अब बात आती है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी तो सारी ये है कि इस समय अमेरिका सडनली रियलाइज कर चुका है कि ना उसने अपने जो ईरान का जो ऑब्जेक्टिव थे उसको न्यूट्रलाइज कर चुका है। क्या रिजीम चेंज की बात कर रहा था या टोटल न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा था, कैपेबिलिटी ऑफ ईरान, सारी की सारी अभी तक नहीं हुई है।
ईरान की लड़ाई की क्षमता, मिसाइल लॉन्च की क्षमता वही बरकरार है। चाइना से पूरा सामान आ रहा है, रशिया की टेक्नोलॉजी उनको पूरी मिल रही है। ये मत भूल जाइए कि पीछे बैठे हैं रशिया और चाइना, वो साइलेंट है, खामोश है, वो गेम देख रहे हैं सारा का सारा, और वो नहीं चाहते कि अमेरिका यहाँ पे आधिपत्य जमाए अपना। चाइना नहीं चाहती। बेसिकली दोनों डिप्लोमेटिकली मीठी बातें जरूर कर सकते हैं, जैसे कि हम भी चाइना के साथ कर रहे हैं, पर असलियत कुछ और है। तो इस समय जो ईरान ने जब बोला है कि कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री पे अमेरिका का जो वेपन लॉन्च होगा, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट चाहे मिसाइल, वो उसको अटैक करेगा, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप और मैं यही करेंगे कि अगर कोई नेबरिंग कंट्री से, नेबर के घर से बंदूक मार रहा है मेरे को, तो मैं उसको न्यूट्रलाइज करूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं लावली जी, ये सोचने की बात है कि इस समय ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बरकरार है, उसकी अभी ग्राउंड फोर्सेस टोटली रेडी हैं। अगर कोई गलती से भी ये सोच बैठे, ठीक है, यानी ईरान की कैपेबिलिटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि अमेरिका बहुत जल्दी उसको डाउन कर देगा, ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। इस बीच एक वॉर ब्रेकिंग आ रही है, आइए सीधे वॉर ब्रेकिंग की तरफ आपको लिए चलते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, हॉर्मुज पार कर भारत की ओर भारतीय टैंकर बढ़ चले हैं। सुरक्षित रूप से स्ट्रेट पार करके जगवसंत और एक और टैंकर, ये दोनों वेसल्स आगे बढ़ चुके हैं। जगवसंत पर 33, पाइप गैस पर 27 भारतीय नाविक भी सवार हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि इससे पहले 3 जहाज आ चुके हैं और अब 2 और जहाज बहुत जल्द भारत की ओर आने वाले हैं। भारत के लिए यह आपूर्ति भरोसे का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ ही जल्दी से अरविंद जी, अभी हम लोग कुछ दिन पहले इसी पर बात कर रहे थे कि देखिए लगातार जो है जहाज फंसे होंगे किसी और देश के, लेकिन भारत के नहीं फंसने वाले, एक एक करके। और आज प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि आप थोड़ा सा तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे संकट के समय समाधान हम निकाल रहे हैं। और देखिए एक बड़ी ब्रेकिंग आने भी लगी है। देखिए लावनी जी, एक बात मैं वो करूंगा जो आपसे सहमति की है, और एक बात है जो थोड़ा सा अलग तरह की बात है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि यह बात सच है कि वहां से जहाज आ रहे हैं, पर हमारे 22 जहाज या लगभग 24 जहाज वो आज भी वहां अटके हुए हैं। तो उसको निकालने के लिए मुझे पक्का यकीन है कि हमारी सरकार कोशिश कर रही है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात भी की है, और उसके अलावा भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है। यहां तक कि जो इंडियन नेवी का एस्कॉर्ट है वो भी मिल रहा है। एक जो पैनल से मैं एक चीज जो शेयर करना चाहूंगा कि ये बात सच है कि जजिया जैसा कर नहीं है, या टेक्सास की बात जिन पार्लियामेंटेरियन ने की है उसके हकीकत में बदलने के अगर हम परसेंटेज देखें तो वो 0.33% है। अगर 100 में से 0.33%, क्योंकि 290 वहां पे पार्लियामेंटेरियन है, अगर उनमें से एक कोई कहता है तो वो सोर्स बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ओआईसी एक हकीकत है, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने यूएनओ में हमारे खिलाफ वोटिंग भी की है, और जो सहूलियत चाइना, रशिया और पाकिस्तान के जहाजों को अभी इस समय मिल रही है वह भारत को नहीं मिल रही है। अगर ऐसा कोई टैक्सेस लगाया जाता है तो हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान की मिल्कियत नहीं है, वो शेयर स्टेट है जो ओमान और यूएई के साथ में वो शेयर करता है उस स्टेट को। बहुत सक्रिय सी है, जहां सबसे ज्यादा सक्रिय वो 30 किलोमीटर है। अगर हम इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से भी देखें और ओमान और उसकी तरफ से देखें तो कम से कम जो 15 किलोमीटर का जो एरिया है वो उन देशों के अंडर में आता है। बाकी का बचा हुआ 15 किलोमीटर पे ही ईरान जो सबसे सकरा एरिया वहां अपना अधिकार जता सकता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे, अगर लॉन्ग टर्म हम कोशिश में जाएं, अगर चाइना जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होती तो हम एक पैरेलली एक पूरा स्पेस ही तैयार कर लेते जहाजों को निकलने के लिए, और वहां पे कुछ बहुत सारी मिलिट्री लग सकती थी। पर हम उस एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है, और केवल भारत ही नहीं, भारत के लिए ये बहुत ही अहम है क्योंकि भारत का जो ज्यादातर पूरा डेवलपमेंट है, यहाँ तक कि हमारी जो जीडीपी तक वो वहां से प्रभावित होगी। और भारत की ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है कि वो ऐसा कोई एक्सट्रीम कदम उठाए।
पर यह जो हम जो हमारे खाली हम इस डर के कि वो कुछ टैक्सेस लगा देगा या वो कर देगा, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि ईरान इस हैसियत में है कि वह यह सब कुछ कर सके। वो ये पर सब फिर भी हमें सचेत रहना चाहिए। सचेत और मुझे रहने लगता की है कि जरूरत है, बिल्कुल यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें पूरा 360 डिग्री सारी चीजों को देखने की जरूरत है। हम सिर्फ एक सेगमेंट को देखें, हम ईरान की बात करें तो ये सही नहीं होगा। प्रियदर्शी जी, सबसे बड़ी बात ये कि तेल की जो राजनीति है, तेल का जो एक खेल है, आने वाले समय के लिए क्या ये बहुत खतरनाक होने वाला है? ये जो ऊर्जा युद्ध है उसमें अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है, हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि अफवाह मात्र है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो ये दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा? प्रियदर्शी जी। ये बन चुकी है, ये चुनौती बन चुकी है, लोग स्वीकार करें या नहीं करें। अभी क्या है कि दुनिया भर के देश रिजर्व ऑयल को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे देश तेल संकट से जूझ रहे हैं। तो इस समस्या को तो आप एक तरीके से कहिए कि लोग चादर के नीचे छुपा करके अभी रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता में विद्रोह नहीं हो जाए। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर जनता विद्रोह करने को आतुर है। जिस दिन पता चल जाएगा, किसी भी पाकिस्तान में ही पता चल जाए कि पाकिस्तान में तेल की किल्लत बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है और कल की तारीख में तेल नहीं मिलेगा, तो क्या वहां विद्रोह नहीं हो जाएगा? भारत में क्या इसकी संभावना नहीं है कि विद्रोह हो जाएगा, जनता सड़क पर आ जाएगी? तमाम देशों में तो अभी चीजों को छुपाया जा रहा है, एक तरीके से पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। ये विद्रोह अमेरिका में भी होगा, उस अमेरिका में भी होगा, क्योंकि अमेरिका ठीक है कि तेल संकट से नहीं जूझेगा, अन्य चीजों के लिए तो जूझ जाएगा ना। ऐसा नहीं है ना कि अमेरिका अपने आप में सर्वगुण है, सब कुछ उसको किसी भी देश की निर्भरता चाहिए ही नहीं, चाहिए उसको भी, अमेरिका को भी चाहिए। तो तमाम देशों में ये वैश्विक स्तर पर जनता भुगतेगी। जो अमेरिका ने किया है, जो ईरान ने किया है, जो इजराइल ने किया है, इसमें जनता पीसेगी। और एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूं, सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, वो बंदर वाली कहानी कि एक बंदर था, उसके एक मुट्ठी में पूरा भरा हुआ चना था और एक मुट्ठी से वो डाल पकड़े हुए था। जिस मुट्ठी में चना था उससे कुछ चने गिर गए थे, तो उस चुटकी मतलब एक दो चने को उठाने के लिए वो बंदर अपना दूसरा डाल हाथ भी छोड़ देता है और उसके चक्कर में जिस हाथ में चना था उसको भी ऐसे करके खोल देता है, खोल करके दूसरा डाल पकड़ता है और सारा चना गिर जाता है। अमेरिका के हालात आज की तारीख में ईरान युद्ध में कुछ वैसा ही है। अमेरिका डाल को पकड़े हुए था, पूरे विश्व को पकड़े हुए था, बता रहा था कि हम देश के दुनिया के दादा हैं, लेकिन अब वो हायरार्की अमेरिका से निकल चुकी है, खत्म हो चुका है और अमेरिका भी फंस चुका है। क्योंकि अमेरिका आए दिन 4 कदम पीछे हट रहा है, अटैक भी कर रहा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि वो वॉर को खत्म कर दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसकी रणनीति है वो खुद में उलझा हुआ है। अमेरिका हायरार्की में कुछ इस तरीके से टूट रहा है कि नाटो देश उसके साथ नहीं आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका को खुली चुनौती नाटो देश की ओर से मिल गई है। अमेरिका की अपील के बावजूद नाटो देशों ने समर्थन करने से, अमेरिका को समर्थन करने से इनकार कर दिया है। बावजूद इसके अमेरिका अपने स्टैंड पर कायम है, और अगर अमेरिका अपने स्टैंड पर कायम है तो उसके पीछे उसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात भारतीय मूल के एक एनआरआई से हुई थी और प्रफुल्ल सर को निकलना है, लेकिन प्रफुल्ल सर 30 सेकेंड्स का ब्रेक है और उसके बाद मैं चाहूंगी एक जवाब आपसे जरूर लूंगी, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और बाकी हमारे साथ सुरेश सर भी और बाकी हमारे साथ को पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, मैं सवाल छोड़कर जाती हूँ। उन्होंने ये कहा कि लोगों ने ट्रंप को पूरी तरीके से विलेन बना दिया, लेकिन ट्रंप ने अपनी ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उन ऑब्जेक्टिव्स को भी साथ में रखा है जिसमें आतंकवाद को खत्म करना भी एक मुद्दा था। अगर ईरान प्रॉक्सीज को लेकर दुनिया के लिए खतरा बन रहा था तो ऐसे में अमेरिका के एक्शन को खुद वहां के कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको पूरी तरीके से सही मान रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सबने अमेरिका और ट्रंप को विलेन बना दिया, लेकिन वास्तव में विरोध अमेरिका के अंदर वो कर रहे हैं जिनकी लॉबिंग है। उनका कहना है कि जो असल में अमेरिकी हैं वो इस बात को लेकर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि दुनिया के लिए ईरान खतरा बन रहा था। वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए किस तरीके से टेररिज्म को प्रमोट कर रहे थे, इस बात को क्यों नहीं समझा जा रहा है। अगर उनके नजरिए से देखें तो क्या तब भी अमेरिका को विलेन कहा जाएगा, जैसा कि मेरी बात हुई उन एनआरआई से? जी प्रफुल्ल जी। लावनी जी थैंक यू, मैं आपके साथ ही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, ये खासकर हुतीज हमास,
तो सबसे ज्यादा जो कि सप्लाई करा है वेपन थ्रू ईरान, चाइनीज वेपन थ्रू ईरान, ये ईरान ने ही सारा काम किया। जो पिछली वॉर हुई थी लास्ट ईयर 25 में, जून में जो एयर वॉर था इजराइल ईरान का, वो उसमें आपने देखा था किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो वो एक्चुअली, टू टेल यू द ट्रूथ, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एम कहीं खो गया है। वो एम को बरकरार रखना था हमको। जो अमेरिका और जो इजराइल जो ट्राई कर रहे थे, उनको सबसे पहले इनको न्यूट्रलाइज करना था। अभी टोटली न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं, बल्कि वो साइड लाइन में वेट कर रहे हैं। बीच में उनके ऊपर प्रेशर पड़ा था, हुतीस के, हमास के हुतीस के ऊपर और हिजबुल्लाह पे, फिर भी बड़ा हाफ हार्टेड अटेम्प्ट किया जा रहा है। कहीं इस बात को भूल गए हैं कि वो भी एक मुद्दा था। मुद्दे पे जो आ रहे हैं, रिजीम चेंज की बात स्ट्रेट अवे ले आए, क्योंकि ये शायद सोच रहे थे कि ये रिजीम है जो सबसे ज्यादा इन प्रॉक्सीज को बढ़ावा दे रही है। क्या ये इस बात को सोच के किया था? बट वॉट एवर द केस में भी दुनिया सारी हैरान है कि क्यों नहीं अमेरिका और इजराइल और बाकी कंट्रीज इस बात को दोहरा रहे हैं। इसलिए बात है क्योंकि इनको सपोर्ट है इस्लामिक कंट्रीज से भी। ये सिर्फ प्रॉक्सी सिर्फ ईरान के ही नहीं है, इनको बहुतों से सपोर्ट है और बहुत इसके खिलाफत भी कर रहे हैं, लाइक जॉर्डन एटसेट्रा, वो कर भी रहे हैं। तो ये दोनों इट कट्स बोथ वेज। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल दुनिया भूल गई है इनको, पर समवेयर डाउन द लाइन अमेरिका और इजराइल ने इसके पर कंसंट्रेट नहीं किया। वो ईरान की रिजीम चेंज और इत्यादि उसके ऊपर लगे रहे, और बात अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आ गई है और वहां पे गाड़ी अटक गई है। तो जहां पे ईरान आउट ऑफ डेंजर निकलेगा तो उसके ऊपर प्रेशर कम होगा, आप देखेंगे बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। हुतीज वहां से, यमन से और एडवांस बेसिस से अपना अटैक शिपिंग शुरू कर देंगे। और हमास अगर टोटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, इजराइल ने नहीं किया, तो हमास फिर भी उठेगा। और हिजबुल्लाह जो है एट द मोमेंट सबड्यूड है, वो कभी किसी टाइम भी उठ सकता है, ये इसमें दो राय नहीं। लाभ ठीक है सुरेश सर, ये जो जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, देखिए एक बात तो तय है कि जैसा अभी प्रफुल्ल सर ने भी कहा कि अगर हमने कहते भी ना हमारे यहाँ कि अगर जहरीला सांप है तो उसका पूरा फन कुचल देना चाहिए, अन्यथा वो बार बार फुफकार मारेगा। वही स्थिति यहाँ बन सकती है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति है, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि होर्मुज वाली पे आते हैं कि होर्मुज पर नियंत्रण, अगर ये कहते हैं कि ईरान होर्मुज पर नियंत्रण इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो ये जानता है कि होर्मुज पर नियंत्रण मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, और यही बात अमेरिका के साथ भी है। तो अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव्स होर्मुज पर कंट्रोल है तो फिर तो दुनिया बहुत मुश्किल में फंसेगी, क्योंकि फिर तो दोनों अपने अपने तरीके से दुनिया के सामने अपनी शर्तें रख सकते हैं, अगर इस लिहाज से देखें तो। बिल्कुल सही बात है आपकी कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पर अगर यूएस अपना कब्जा चाहे या गल्फ कंट्रीज अपना कब्जा चाहे या ईरान चाहे कि उसकी मोनोपोली हो, तो दिक्कत तो होगी पूरी जो बाकी देश हैं। और इसीलिए दुनिया के ज्यादातर देश, खाली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं है, पनामा कैनाल के ऊपर दिक्कत हुई थी, ये स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का में बातचीत चल रही है, ये साउथ चाइना सीज की बात चल रही है। आजकल जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रेड रूट्स, जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि वो एक ग्लोबल कॉमन है, सबका उनके ऊपर बराबर अधिकार है, लेकिन जहां जहां ऐसे युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, दिक्कतें आती हैं, और इसीलिए डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत को भी ऑल्टरनेटिव और डाइवर्सिफिकेशन ढूंढने होंगे ताकि डिपेंडेंसी कम हो जाए। लेकिन डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, कम हो सकती है, खत्म नहीं होगी। दूसरी चीज यह कि आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि सांप का फन तो पूरी तरह से कुचलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन जहां पर ये पूरा सांपों का झुंड हो, आप किसका फन कुचलेंगी, किसका फन नहीं कुचलेंगी, कहां से बच के निकलेंगी? आप ये देखिए कि मैं कहता हूं कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ईरान ने वहां पर ये हिजबुल्लाह को बनाया, हमस को बनाया, हाउतीज को
सप्लाई किए, गलत है ये, मानता हूं। हमास को ट्रेनिंग किसने दी? हमास को ट्रेनिंग दी, आपको मालूम है, ये इजराइल की मोसाद ने। क्योंकि जब वहां पर पीएनए जीत रही थी गाजा में, वो नहीं चाहते थे कि पीएनए की सरकार वहां पर गाजा में बने, तो हमास को बढ़ावा दिया गया कि पीएनए को हटा करके वो वहां पर शासन में आए। तो ये जो गेम चलते हैं, ये इन गेम में कहना कि कौन गलत है कौन सही है बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली रहता क्या है, कौन हारा कौन जीता, चेस का गेम है ये। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। हम एक मोरल स्टैंड पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन काम नहीं करता है वो। कौन तो इस मामले में मैं यही कहूंगा जी। कि हॉर्मज जितनी जल्दी खोले अच्छा है, लेकिन खुलने की मेरे को उम्मीद नजर नहीं आती है अभी, क्योंकि वॉर जल्दी खत्म हो, मेरे को इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हमको अपने डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज चाहे लोकली प्रोड्यूस्ड हो, या हमको अपने जो एक ऊर्जा के संसाधन हो, रिन्यूएबल काम में लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम में लें, हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और कोई इसके अलावा और भारत रास्ता ढूंढ रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि डाइवर्सिफिकेशन तो आया है और हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। लेकिन बड़ी मजेदार बात आपने कही, और निश्चित रूप से कि इस गेम में कोई तो हारेगा कोई तो जीतेगा। लेकिन अरविंद जी, ये ट्रुथ वर्सेस प्रोपेगेंडा का गेम चल रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सच्चाई कहाँ है, प्रोपेगेंडा कहाँ है, ये भी हमें समझना होगा। अरविंद जी, प्रोपेगेंडा से कई बार फायदा होता है। मैंने देखा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप का जब ये बयान आया था कि वो अटैक करने वाले विद इन 24 आवर्स, तो उसमें मैंने देखा कि जो अमेरिकन शेयर मार्केट्स हैं उसमें 2 ट्रिलियन के आसपास एकदम पैसा गया है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि 5 दिन के बाद में लड़ाई होगी, तो 1 ट्रिलियन पैसा वहां से निकल गया है। तो इससे किसको फायदा हुआ? उनको, उन्हीं लोगों को फायदा हुआ, ये जानते थे कि लड़ाई होगी कि नहीं होगी। तो पैसों का तो खेल चल रहा है, और प्रोपेगेंडा का भी अपना एक इंपॉर्टेंस होती है। अब भारत के लिए ये सच है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम ढूंढे हैं, पर अभी भी भारत अगर चीन के मुकाबले में देखें तो काफी पीछे है, जहां चीन की डिपेंडेबिलिटी लगभग 50-50% है, जो खासकर ये कार्बन एनर्जी जो है, जिसको हम पेट्रोलियम वगैरह बोलते हैं, भारत के लिए वो 80% से भी ज्यादा का लगभग वो करता है। तो वाकई ये भारत के लिए इतना आसान नहीं है कि वो एकदम तुरंत से शिफ्ट कर लें। तो हमें एक बार तो देखना ही पड़ेगा, और यह बेहद जरूरी है कि हमें ईरान के साथ डायलॉग बनाना पड़ेगा। एक और बात ये जो है, जो आपने जजिया वगैरह को लेकर, मैं सोच रहा था कि अगर क्या वाकई सारे ही इस्लामिक कंट्रीज अगर एक हो जाएं, तो भारत के लिए एक चैलेंज हो सकता है। क्योंकि OIC अगर बहुत ही मजबूत संगठन होता है, तो उसने हमेशा से भारत के खिलाफ बोला है, और अगर ये यूनाइट होते हैं तो भारत के लिए तो कोई बहुत अच्छा संदेश हो नहीं सकता है। पर ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इस खतरे को फियर की तरह इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ईरान का जो एक तरीके से कहना चाहिए जो सुन्नी सेटअप है, वो सॉरी शिया सेटअप है, वो काफी लिबरल, और उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कैसा कभी कुछ करेंगे या भारत के लिए कभी खतरा बनेंगे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है। भारत के लिए भले ही खतरा नहीं हो, लेकिन अगर दुनिया के दूसरे देशों के लिए, जैसे कि एक परिस्थिति, प्रियदर्शी जी, एक परिस्थिति ये जो इस्लाम वर्सेस ईसाई कंट्रीज की शुरू हुई थी, देखिए इस पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है, अब दुनिया में बहुत सारे मोर्चे पर चर्चाएं हो रही है। ऐसे में अगर ये परिस्थिति बनती है, तो प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कल भी और आज भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जब कभी भी वैश्विक संकट आता है तो इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, और इसलिए हमें तैयार होने की जरूरत है। तो तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारी अर्थव्यवस्था को और ऊपर ले जाने का 2047 तक का जो विजन है, क्या इस परिस्थिति में उस विजन को धक्का लग सकता है? क्या हमारा जो ट्रैक है उस पे हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं, उस रफ्तार में क्या कोई बाधा आ सकती है? प्रियदर्शी जी, इस युद्ध से पूरा विश्व 20 साल पीछे जाएगा। एवरेज अगर निकालें तो पूरे विश्व को, तो भारत भी 20 साल पीछे जाएगा निश्चित तौर पर। और जो मिशन था भारत का, वो प्रभावित होगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस युद्ध का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी रहेगा, निश्चित तौर पर यह इम्पैक्ट रहेगा और भारत उससे प्रभावित रहेगा। क्योंकि भारत ने एक तरीके से ईरान को समर्थन नहीं दे करके
मुसलमानों के बीच में एक नाराजगी मोल ली है, हालांकि भारत के मुसलमानों के बीच में। लेकिन ईरान तो संतुलित नीति की तारीफ कर रहा है। ईरान कहाँ नाराज है? ईरान ने भारत की अब्बास अरागची का स्टेटमेंट हम नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि हम भारत की संतुलित नीति से भारत के भीतर जो मुसलमान हैं वो लोग बड़े दिस डैट करते हैं ना, उन लोगों के नजर में क्या छवि बनती है। आंतरिक तौर पर भारत भी इससे प्रभावित होगा, बाह्य तौर पर तो प्रभावित होगा ही, आंतरिक तौर पर भी इससे भारत प्रभावित रहेगा आने वाले दिनों में। अगर अमेरिका की जीत नहीं होती है तो फिर तो और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चलिए, बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है। मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन भारत वो है जो मुश्किलों में रास्ता ढूंढता है, और मुश्किलों में रास्ता ढूंढना हमारा इतिहास भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर मुद्दे पर विस्तार से रण क्षेत्र में अपनी बातें रखने के लिए। तो कुल मिलाकर जहाजों से जजिया लेने की जो बात ईरान की उठ खड़ी हुई है, इतना जरूर है कि कुछ लोग इसे अफवाह कह रहे हैं, लेकिन बात इस पर शुरू हो चुकी है कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगी है, और अगर ये परिस्थिति बन रही है, अगर होर्मुज पे सीधे सीधे ईरान का कंट्रोल होने वाला है, तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक होगा। और ऐसे में भारत को इस संकट से निकलने के लिए भी समाधान आज की तारीख से ही निकालना होगा, ढूंढना होगा, जिसके लिए भारत आगे बढ़ चला है। आगे की तस्वीर बेहद खूबसूरत हो, इसी उम्मीद के साथ रण क्षेत्र को अभी यही खत्म करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।